हेलो एवरीबॉडी, आज होगा आपके क्लास 11th का फर्स्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। इस चैप्टर को हम कह सकते हैं कि क्लास 11th के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, लेकिन अगर आप 10th और 9th के पर्सपेक्टिव से देखें तो थोड़ा सा आपके लिए कुछ टर्म्स को याद रखना ज़रूरी होगा इस चैप्टर में, वरना ये चैप्टर बहुत ही सरल सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है। तो इसको हम जल्दी से फटाक से शुरू करेंगे और मैं ट्राई करूँगा कि कम से कम लेक्चर्स में इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट कर पाएँ, जिससे कि बाकी चैप्टर्स को भी हम इनफ टाइम दे पाएँ। बिकॉज़ 11th में बहुत सारे चैप्टर्स है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, लेकिन उनको करने के लिए हमें पेशेंस रखना पड़ेगा हर एक टॉपिक पर। इसीलिए बता रहा हूँ कि हम इसको थोड़ा सा जल्दी फिनिश करने की ट्राई करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए। डन। तो चैप्टर का नाम है सेट। ठीक है, सेट क्या है पहले डेफिनेशन समझेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं डेफिनेशन से ही। इस चैप्टर को शुरू करने का टेक्निक ही ये है कि व्हाट इज़ ए सेट। तो मैं पहले लिख देता हूँ कि सेट क्या है। भाई सेट क्या है? तो सेट का जो डेफिनेशन है ये हर जगह सेम ही है। इसको कहा जाता है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो सेट का डेफिनेशन हो गया ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब बात ये आता है कि ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को ही हम सेट कहते हैं। ये बहुत लोगों का एक रॉन्ग कंसेप्ट होता है। डेफिनेशन को अगर हम ठीक से पढ़ें तो कलेक्शन तो है बखूबी, लेकिन उसके पहले एक वर्ड है वेल डिफाइंड। इस वर्ड को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो सेट का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। मतलब अगर हम वेल डिफाइंड वर्ड को अनदेखा कर दें तो सेट का डेफिनेशन बन जाएगा एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि गलत है। सेट का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि उसके साथ एक और पॉइंट भी जुड़ जाता है, जो कि है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं तो क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे एग्जाम्पल से समझें। जैसे कि मैंने कहा कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स लेस देन 10, तो आप क्या कहोगे? तुम बोलोगे भाई लेस देन 10 जितने भी नंबर्स है। अच्छा, मैंने कहूँगा कि नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो आसान हो जाएगा। तो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो तुम बोलोगे भाई कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो 10 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स है उसके कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं। बिकॉज अगर तुम तुम्हारे दोस्त से पूछोगे कि भाई तू मुझे नेचुरल नंबर्स का एक कलेक्शन बता जो कि लेस देन 10 हो, तो वो बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर तुम अमेरिका में जाओ, या फिर यू कैन से लंदन में जा सकते हो, या फिर स्पेन में जा सकते हो, या फिर अर्जेंटीना, या फिर पोर्टुगल, या फिर जर्मनी, या फिर ब्रिटेन, कहीं भी जा सकते हो। कहीं भी जाकर अगर तुम किसी भी स्टूडेंट को पूछोगे कि भाई तू मुझे बता दे कि ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 का एक कलेक्शन बता दे मुझे, तो वो क्या कहेगा? वो सेम बात ही कहेगा। वो मतलब वो क्या बोलते हैं इसको, वो ये कहेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब भी तुम किसी को पूछोगे, कहीं भी पूछोगे, और आंसर तुमको सेम मिल रहा है, मतलब कलेक्शन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये सारे के सारे सेम हो जाएंगे, उसी को हम कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड मतलब
सबके लिए ये सेम है। अगर हर कोई बंदा कलेक्शन बनाएगा ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 का, तो वो कलेक्शन दिखने में कुछ ऐसा होगा 1 to 9। ठीक है, तुम कहीं भी तुम एलियन लोगों को भी पूछोगे ना, तब भी आंसर यही आएगा। तब हम कहेंगे कि दिस कलेक्शन कैन बी टर्म्ड एज ए सेट। ठीक है, तो सेट कब होगा? जब उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, सेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको एक स्पेशल नाम दिया गया है, एलिमेंट। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हूबहू सेम होंगे और सब लोग एग्री कर रहे होंगे, समझ जाओ कि वो कलेक्शन और कोई नहीं बल्कि एक सेट होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको टॉप 10 बेस्ट फुटबॉलर्स या फिर बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड आपको एक कलेक्शन मतलब बनाना है, तब डिफरेंट लोगों के लिए वो सेट डिफरेंट हो जाएगा, तब वो सेट नहीं होगा, तब वो कलेक्शन डिफरेंट हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि बेस्ट क्रिकेटर्स में सचिन तेंदुलकर हो जाएगा, फिर आपका ब्रायन लारा हो जाएगा, फिर आपका बॉलर में जेम्स एंडरसन हो जाएंगे, फिर आपका डेल स्टेन हो जाएंगे, जहीर खान हो जाएगा, है ना। तो डिफरेंट पीपल की डिफरेंट हो जाएंगे। कुछ कहेंगे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली आ जाएंगे, MS धोनी आ जाएंगे, फिर आपका यू कैन से कौन सा था, अरे नाम ही भूल गया मैं, हाँ रिकी पॉन्टिंग भी आ सकते हैं, फिर आपका क्या था नाम क्या था भाई, हाँ शेन वॉर्न आ सकते हैं। ठीक है, मुरलीधरन आ सकते हैं ना। तो डिफरेंट पीपल के लिए जो कलेक्शन होगा टॉप 10 बेस्ट क्रिकेटर्स या फिर फुटबॉलर्स का, वो डिफरेंट होगा। तो सबके लिए सेम नहीं है, तो सेम नहीं है मतलब उसको हम सेट नहीं कह सकते। सेम अगर होता तब उसको हम उस कलेक्शन को हम सेट कह सकते थे। यही मतलब होता है वेल डिफाइंड का। वेल डिफाइंड का मतलब सब एग्री कर रहे होंगे और सबके लिए जो आंसर, जो उत्तर है, जो कलेक्शन है, वो सबका सेम अगर होता है, उस कलेक्शन को हम कहेंगे सेट। ये मैंने सिंपल भाषा में आपको कहा। अगर फुटबॉलर्स की बात करें तो सब लोग बोलेंगे रोनाल्डो ऑब्वियसली, R9 हो जाएगा, या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी आ जाएगा, फिर नेमार आ जाएगा, फिर अपने कंट्री का सुनील छेत्री आ जाएंगे, है ना। फिर आपका डिफरेंट। ठीक है, अभी मैंने रोनाल्डो बोला, कोई और माल्डिनी बोल सकता है, कोई और बैकेनबॉय बोल सकता है, कोई और कैनावारो बोल सकता है। ठीक है ना, ये कलेक्शन है। ये मेरा सपोज़ कुछ और हुआ, तुम्हारा कुछ और हो सकता है, दूसरे का किसी और हो सकता है। ठीक है ना, तो ये डिपेंड करेगा। यू कैन से इट कैन वेरी, बट अगर वो कलेक्शन सबके लिए बराबर है, सेम है, अगर तुम किसी भी बंदे को पूछोगे कि वॉवेल्स का एक कलेक्शन बता दो, तो वो लोग मतलब वो बताएंगे, सब लोग बोलेंगे या फिर बताएंगे AEIOU। ठीक है, तो वॉवेल्स जो है वो सबके लिए सेम ही है। किसी के लिए वॉवेल्स ABCD नहीं है, ठीक है ना, किसी के लिए वॉवेल्स BCDE नहीं है, किसी के लिए GFH नहीं है, सबके लिए AEIOU है। ठीक है, तो इसी कलेक्शन को हम कह सकते हैं सेट। लेकिन अगर ये कलेक्शन सबके लिए सेम नहीं हुआ, तब उसको हम सेट नहीं कह सकते। एक और एग्जांपल ले लो भाई, जैसे कि एक और एग्जांपल, जैसे कि देखो एक और एग्जांपल, जैसे कि कलेक्शन अभी बोला मैंने, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवेल्स, ठीक है, इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो सब लोग क्या बोलेंगे? AEIOU ही बोलेंगे, कोई अलग कुछ नहीं बोलेगा। तो इस कलेक्शन को हम कह सकते हैं कि ये सेट है। ठीक है, सबके लिए सेम है, AEIOU। ठीक है, अब नॉट ए सेट कौन से हैं बता देता हूँ। जैसे कि नॉट ए सेट, ओके, नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। नॉट ए सेट नहीं होगा, इसके एग्जांपल्स भी लिख लो तो अच्छा हो जाएगा। जैसे कलेक्शन ऑफ टॉप 10 मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेटर्स लिख लेते हैं, और फुटबॉलर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सेट नहीं होगा, बिकॉज डिफरेंट पर्सन के लिए ये जो कलेक्शन है डिफरेंट होगा। कोई मानता है कि R9 अच्छा खेलता है, कोई मानेगा कि पहले अच्छा खेलते थे, इसके बाद कोई बोलेगा मैराडोना अच्छा खेलते थे,
ठीक है ना। तो ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट कलेक्शन बन जाएगा, तो इसको हम सेट नहीं कह सकते बिकॉज ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो किसी भी कलेक्शन को वेल डिफाइन होने के लिए सबके साथ उसको एग्री होना पड़ेगा, मतलब कलेक्शन में जो कलेक्शन बनेगा उसमें आपका देखा जाएगा कि हर किसी के लिए वो कलेक्शन सेम ही होगा, तब उसको हम सेट कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा इलोंगेटली मैंने इसको समझाया सेट का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है सेट का एक्चुअली। ठीक है, आई होप इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं समझा पाया हूँ। ठीक है, मैं समझा पाया हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ। ठीक है, कि मैं समझा पाया आपको। फिर भाई सेट को लिखने का तरीका क्या है ये बता देता हूँ। ठीक है, तो लिखो भाई, मेथड्स टू राइट ए सेट। एक सेट को लिखने के क्या क्या तरीके होते हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो 2 तरीके होते हैं, क्या क्या है। पहला तरीका कहते हैं हम इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं, या फिर कहीं कहीं पर इनको टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, और टेब्यूलर फॉर्म। ठीक है, टेब्यूलर फॉर्म। दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर इसको कहा जाता है प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है, प्रॉपर्टी मेथड भी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आपको मैं इन सब के एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल आपको मैं दे ही देता हूँ। देखो, थोड़ा सा मैं गैप दे देता हूँ इसमें। ओके, नाउ सी एग्जाम्पल। रोस्टर फॉर्म बहुत आसान है, आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ ऑल दी नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, जैसे कि अच्छा लेस देन 5 लिख देता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5। अच्छा लेस देन 5 बोला तो मैं 4 तक लिखता हूँ। ठीक है, ये बन गया आपका सेट। तो सेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान है। पहला आपको ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, कॉमा के साथ इसको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। फिर फर्स्ट और लास्ट में आपको कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना है। फिर इस सेट का आपको कोई भी नाम दे सकते हो, ए दे सकते हो, ए बी सी, कैपिटल में देना पड़ता है। ठीक है, ए बी सी कैपिटल, एक्स वाई जेड, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो। ओके, तो ए सेट हो गया इसका नाम, और इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 और 4। ठीक है, हाँ जी, ओके, मज़ा आ रहा है। हाँ, तो इसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। बहुत आसान है, बस कर्ली ब्रैकेट देना है और कॉमा से इसको डिफरेंशिएट करना है। फिर सेट बिल्डर फॉर्म कैसा होता है, ये थोड़ा सा लोगों को परेशान करता है बिकॉज ये थोड़ा सा टफ लगता है लोगों को। कोई बात नहीं, ठीक है, टफ को हम आसान करेंगे। देखो, सेट बिल्डर फॉर्म, मैं सेम चीज़ को लिखता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सेट का नाम दे देना है। सपोज मैंने ले दिया सेट का नाम बी इक्वल्स टू आपको कर्ली ब्रैकेट देना है, ठीक है। फिर आपको लिखना है एक्स, ठीक है, एक्स। फिर आपको देना है कॉलोन। अब ये कॉलोन का मतलब क्या है, इस कॉलोन का मतलब होता है सच दैट। क्या मतलब होता है, सच दैट, ठीक है। अच्छा, फिर आपको फिर से एक्स देना है, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स जो है, ठीक है। अब आपको बताओ कि ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये क्या दिख रहा है, तुम बोलोगे नेचुरल नंबर्स दिख रहे हैं, हाँ जी। और तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को n सेट से डिनोट किया जाता है, कैपिटल N सेट होता है नेचुरल नंबर्स का, इसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो मैं आप और एक तरीका बताता हूँ, बहुत से तरीके होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो ये जो ई जैसा दिख रहा है ना आपको, ये जो ई जैसा दिख रहा है, ई, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। तो मैं बता देता हूँ क्या क्या साइन होते हैं। देखो, अगर कोलोन की बात करें तो कोलोन होता है सच दैट, ठीक है। और अगर मैं ऐसा ई की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। ये कुछ बातें सिंबल्स मैंने आपको बता दी है। इसके बाद देखो, तो हमें पता चल गया है कि जो x का वैल्यू है वो एक नेचुरल नंबर का वैल्यू होगा, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी, अच्छा एक और बात आपको, एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर तो कोई भी हो सकता है, कितने भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, तो आपको स्पेसिफिक बता देना है कि जो नेचुरल नंबर है वो लेस देन 5 होगा, मतलब जो x का वैल्यू है वो लेस देन 5 होगा। तो आपको लिखना है एंड x
इज़ लेस देन 5, फिर आपको फिर से कर्ली ब्रैकेट देकर आपको एंड कर देना है। तो क्या समझे इससे? हमने इससे समझा कि x को एक वैल्यू है इस सेट का, और ये नेचुरल नंबर है x का वैल्यू, और x का वैल्यू 5 से छोटा है। तो इससे तुमको क्या समझ में आया कि x यू कैन से एक एलिमेंट है किसी भी सेट का। अच्छा, फिर x का वैल्यू नेचुरल नंबर है, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है इसका मतलब। लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि x का वैल्यू लेस देन 5 है। तो लेस देन 5 है, फिर नेचुरल नंबर भी है, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 2 3 और 4 है। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अभी सेट बिल्डर फॉर्म को हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं आया ये तो मैं और देख के लिखता हूँ। और b इक्वल्स टू x, ये ऐसा कोई स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। इसका मतलब क्या है? वर्टिकल लाइन का मतलब भी सच डैट ही होता है, ठीक है। तो कॉलन भी हो सकता है या फिर एक वर्टिकल लाइन भी हो सकता है, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन भी हो सकता है। तो मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब भी होता है सच दैट, ठीक है, ओके, इसका मतलब भी होता है सच दैट, ओके, समझ में आया? हाँ, तो ज़्यादातर लोग इसको कोलन से ही करते हैं रिप्रेजेंट, अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा दिया, हाँ, तो x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। x इज़ ए नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड x इज़ लेस देन 5, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, x इज़ लेस देन 5, या फिर आप इसको वर्ड में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, x इज़ लेस देन 5, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा और 1 के इक्वल भी है, लेकिन 5 से छोटा है। रुको रुको रुको, कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम कहते हैं, ठीक है, एक और तरीका यू कैन से लिखने का। समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है? तो कैसे लिख सकते हैं? या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x का वैल्यू नेचुरल नंबर है, साथ ही साथ x का वैल्यू 5 से छोटा है, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन 5, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर आप लिख सकते हो कि x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड x का वैल्यू 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन साइन, फिर इक्वल भी है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि x का वैल्यू 1 के बराबर भी है और 1 से बड़ा भी है। 1 से बड़ा कौन है? 2 3 4। फिर देखो x का वैल्यू 5 से छोटा है, ये लेस देन का साइन है, 5 से छोटा है, तो देखो 4 तक है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है? हाँ जी, ठीक है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के। तो आप, मैंने आपको तीनों के तीनों तरीके और भी लिख सकते हो आप, ठीक है, चाहे तो आप इसको लिख सकते हो, कुछ ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको कुछ और भी ऐसे लिखना है, सेम ही है वैसे, दिखाता हूँ, देखो, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, टाइम बचाने के लिए, ठीक है, और लंबा करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे साइन सिंबल्स की मदद से आप लिख सकते हो टाइम बचाने के लिए, ठीक है। इतना बड़ा करके लिखने की ज़रूरत है क्या? इज़ ए नेचुरल नंबर, सिंपली बिलोंग्स टू का साइन दो और एन लिख दो, बस सिंपल, टाइम भी बचेगा, ठीक है, और तुमको निराशा भी नहीं मिलेगा। अगर एग्ज़ाम में आ जाता है और तुम लिखने में टाइम वेस्ट कर दोगे ना, तो बाकी के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ना, इसलिए। तो ये कुछ दो तरीके हैं आपको सेट को लिखने के। एक है रोस्टर फॉर्म, जो कि बहुत आसान है, कर्ली ब्रैकेट देकर आपको एलिमेंट्स लिख देने हैं और बस आराम से हो जाएगा। और सेट बिल्डर में थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड इसको माना जाता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, समझना है कि आपको कैसे करना है इसको, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ सेट के बारे में, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं सेट के। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट, सेट के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सेट, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या क्या होते हैं सेट के प्रॉपर्टीज़, ये देखो और सीखो,
सबसे पहले सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड। दूसरा क्या कहते हैं इसको, ऑर्डर, ऑर्डर डजंट मैटर। ऑर्डर किसका, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स के लिख देता हूँ, ठीक है, ये अच्छा होगा। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स कौन से ऑर्डर में है वो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर, ठीक है। तो पहली बात, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते सेट के अंदर। दूसरी बात, एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो भी मैटर नहीं करता। और कुछ बात है क्या, रुको, हाँ एक और बात लिख देता हूँ। ईच ऑब्जेक्ट इन ए सेट इज़ कॉल्ड एलिमेंट, ये लिख देता हूँ, ठीक है। सेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स तुमने कलेक्ट किए हैं उनको कहा जाता है एलिमेंट, ठीक है। जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको हम कहेंगे एलिमेंट, ठीक है। अब इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, ठीक है, एलिमेंट कहेंगे इसको, सर अच्छा नाम दिया गया है इसको, ठीक है ना। हाँ, तो अब एग्जांपल देता हूँ कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। जैसे कि एक सेट है, सपोज ए सेट, जिसमें है सपोज 2 4 6 8, तो बार बार 8 नहीं आएगा। 8 जितनी भी बार हो, 8 आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखना है, ठीक है। 8 आपको डबल बार नहीं लिखना है, ट्रिपल नहीं लिखना है, सिंगल टाइम लिखना है आपको, सिंपल सी बात है। फिर देखो, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। तो मैं एक और सेट लेता हूँ, आपको बताना है कि क्या ये सेम है या नहीं। बताओ ये जो सेट ए है और ये जो सेट ए है, अच्छा इसको मैं और एक नाम दे देता हूँ। क्या सेट ए और सेट बी डिफरेंट है? जी नहीं। ऑर्डर जैसा भी हो एलिमेंट्स का, अगर एलिमेंट्स सेम है तो दोनों सेट्स बराबर हैं। इसमें 2 4 6 8 है, इसमें भी 2 4 6 8 है, लेकिन ऑर्डर से मतलब नहीं है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, C इक्वल्स टू 8, 2, 6, 4, तब भी सेम ही है, ठीक है। A, B and C आर ऑल द सेम सेट बिकॉज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। बिकॉज ऑर्डर जैसा भी हो, आगे हो पीछे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही सेट माना जाता है उसको, ठीक है। अच्छा, ऑल आर सेम, ठीक है, ऑल आर सेम सेट्स, ऑल आर सेम। ओके, अच्छा, और तो फोर्थ प्रॉपर्टी है कार्डिनल नंबर। बता देता हूँ क्या होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर होता है कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। सो व्हाट इज कार्डिनल नंबर? Cardinal number is nothing but the number of elements of a set. So cardinal number is number of elements of a set. ठीक है, समझ आ रहा है? जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, सपोज मैंने ये वाला सेट ले लिया, ठीक है, सेट B, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर को लिखने का तरीका होता है कुछ ऐसे, n of B। तो मुझे बताओ सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, तो एन बी हो जाएगा 4। समझ में आया? तो कार्डिनल नंबर लिखने का तरीका क्या है? एन लिखो मतलब नंबर, कार्डिनल नंबर, और बी मतलब सेट का नाम, ए हो बी हो सी हो जो भी हो, एक्स वाई जेड। ओके, समझ में आ गया? तो कार्डिनल नंबर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। ठीक है, मज़ा आ रहा है? आई होप मज़ा आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये मैं आशा करता हूँ कि कोई दिक्कत अभी तक आपको नहीं हो रहा। ठीक है, कार्डिनल नंबर समझ गए हैं, एलिमेंट्स क्या होता है समझ में आ गया है। ठीक है, अभी आपको मैं कुछ करने को देता हूँ, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा याद करता हूँ कि और कुछ बाकी है या नहीं, सेट के अंदर कुछ और बाकी तो नहीं है आई गेस, नो। ओके, ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करने को दे देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको यू कैन से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बरकरार रहेगा। चलो,
तो आपको मैं देता हूँ कुछ सेट, ओके। ये क्वेश्चन देता हूँ। पहला क्वेश्चन, सपोज़ मेरे पास सेट ए है, ठीक है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, सपोज़ 1 2 4 फिर 7 फिर 14 फिर 28, ठीक है। आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म। चलो लिख के बताओ। इस सेट को, ये रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है ना, रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म में, जो भी बोलो, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताना है, ठीक है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखना है, तो ज़रा सोच के देखो। 1 2 4 7 14 28, कुछ तो कॉमन है इनमें। देखो 1 को अगर मैं 28 से डिवाइड करता हूँ तो डिविजिबल है, 2 28 को डिवाइड कर पाता है, 4 भी 28 को डिवाइड कर पाता है, 7 भी इसको डिवाइड कर पाता है, 14 भी कर पाता है, और 28 खुद भी अपने आप को डिवाइड कर पाता है। मतलब इसमें हमें 28 के ही फैक्टर्स का एक सेट बना के दिया गया है। सो वी कैन राइट लाइक दिस, a इक्वल्स टू x सच दैट x क्या है, x जो है ये एक्चुअली यू कैन से इज ए फैक्टर ऑफ 28, ठीक है। x इज़ ए फैक्टर ऑफ 28। और आपको ये भी लिखना है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिकॉज अगर तुम 28 के फैक्टर को लिखोगे तो n नेचुरल नंबर लिखना भी ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स है, यहाँ पर कोई इंटीजर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ना। हाँ, तो ये नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर हम लिखेंगे, लिखना ज़रूरी है, ठीक है। आप इसको पहले भी लिख सकते हो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आया, एक प्रैक्टिस करवाया मैंने आपको, और भी प्रैक्टिस करवाता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक सेट है x, ठीक है। इसमें सपोज़ मेरे पास है सपोज़ हाफ है, फिर 2/3 है, फिर 3/4 है, फिर 4/5 है, फिर 5/6 है, कुछ ऐसा एक सेट मैंने लिया, ठीक है भाई। हाँ, अब आपको इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इसको लिखना है। कैसे लिखोगे, कुछ समझ में आ रहा है, बताओ, कुछ समझ में आ रहा है? इस पैटर्न को देख के कुछ समझ में आ रहा है? तो हम देख रहे हैं कि भाई इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। मतलब ऊपर का जो वैल्यू है और नीचे का जो वैल्यू है, इसमें डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। तो ऊपर जितना है उसका एक डबल, सॉरी उसमें एक ऐड कर दिया तो नीचे आ गया, नीचे वाला वैल्यू आ गया। ऊपर में जो वैल्यू है उसमें 1 प्लस किया तो नीचे का वैल्यू आ गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू x सच दैट, ठीक है, x का जो वैल्यू है वो कैसा है, x का जो वैल्यू है वो ऐसा है कि ऊपर मैंने कुछ भी वैल्यू ले लिया, सपोज y ले लिया, लेकिन नीचे का वैल्यू कैसा होगा, नीचे का वैल्यू होगा y+1, बिकॉज यहाँ पर 1 है और नीचे 2 है, मतलब 1 में 1 प्लस किया तो मुझे 2 मिला। तो ऊपर जो भी वैल्यू होगा नीचे उसका +1 होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। यह लिखने का तरीका है। अब y ले सकते हो, n ले सकते हो, m ले सकते हो, ठीक है। इसमें y m हो सकता है, m हो सकता है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। अब आपको क्या लिखना है, अब आपको ये भी लिखना है एंड x का वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर है, ये भी लिखना पड़ेगा आपको, सही बात है ना। हाँ, लेकिन रुको, x का वैल्यू नहीं, y का वैल्यू है, सॉरी y का वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर है, वो आपको लिखना है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर तो भाई बहुत सारे नेचुरल नंबर है, यहाँ पर क्या बहुत सारे नंबर से नहीं, यहाँ पर तो कुछ सिलेक्टेड है। तो आपको देखना है कि ये जो है ये स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है और लार्जेस्ट वैल्यू 6 है। तो आपको लिखना है ऑल हाँ, एंड नहीं, एंड मत लिखो, वेयर लिख दो, ठीक है। वेयर y बिलोंग्स नेचुरल नंबर एंड y का वैल्यू 1 से यू कैन से बड़ा है और इक्वल भी है, और 6 से छोटा है और इक्वल है, ठीक है। कुछ ऐसा आपको लिख लेना है। समझ में आया कि नहीं, बताओ, समझ में आया क्या, बताओ। फिर से रिकैप करके दिखाता हूँ क्या हुआ, क्या हालचाल हुआ इसमें। देखो, दिखने में ऐसा है कि ऊपर जो वैल्यू है उसमें +1 करने के बाद हमें नीचे का वैल्यू मिल रहा है। सिमिलरली ऊपर का जो वैल्यू है उसमें +1 किया, नीचे 3 मिल रहा है।
3+1 4 मिल रहा है। तो पैटर्न कैसा है, पैटर्न ऐसा है कि ऊपर जो वैल्यू होगा नीचे उसका +1 वैल्यू होगा। अच्छा, तो हमने लिखा सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू कुछ वैल्यू ऐसा है y/y+1 के फॉर्म में है, ठीक है ना, कुछ ऐसा वैल्यू है इसका। अच्छा, लेकिन ये जो y का वैल्यू है ये कैसा है, नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ पर ख़त्म करने से नहीं होगा, बिकॉज नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं, इन्फिनिटी तक है नेचुरल नंबर। लेकिन क्या यहाँ पर इन्फिनिटी है, नहीं है भाई, यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड है नेचुरल नंबर्स। यप, तो y का जो वैल्यू है वो 1 है सबसे छोटा और सबसे बड़ा है 6। मतलब y का वैल्यू 1 के बराबर भी है और 1 से बड़ा भी है। 1 से बड़ा मतलब क्या, 2 3 4 5 6, ठीक है, और 6 से छोटा भी है, मतलब 5 4 3 2 1, और 6 के बराबर भी है, बिकॉज 6 यहाँ पर आ रहा है। तो यू कैन से, अच्छा रुको थोड़ा वेट करो, 6 नहीं होगा 5 होगा, गलती हो गया मेरे से, गलती सॉरी, बिकॉज अगर 6 हो गया तब तो 7 हो जाएगा ना। हाँ, अब देखो क्यों गलती हुआ, देखो अगर मैं यहाँ पर 6 बिठाऊँ तो 6 + 1 7 आ जाता है, लेकिन 7 तो है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा आपका 5 + 1 = 6 और ऊपर आएगा 5/6, ये देखो, ठीक है, थोड़ा गलती हो गया। तो 5 से छोटा और 5 के बराबर भी है, देखो यहाँ पर 5 है, ठीक है, इससे छोटा भी है और उसके बराबर भी है, बिकॉज 5 आ रहा है। अगर 5 नहीं आता तो हम कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ छोटा है, लेकिन 5 भी आ रहा है, मतलब हमें इक्वल टू भी देना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल टू एंड ऑल्सो लेस देन, और यहाँ पर इक्वल टू ऑल्सो मोर देन, ठीक है, ये सिंबल होता है इसका, ठीक है। अरे प्रैक्टिस करते जाओ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो बैकलॉग्स आने वाले हैं 11th में बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते करते ऐसा नेचर बनाना है अपने आप को, ऐसा माइंडसेट सेट करना है कि बैकलॉग्स आए लेकिन थोड़ा इसका अमाउंट जो है वो कम हो, जिससे कि मैं इसको फटाक से बैकलॉग को क्लियर आउट कर सकूं। अगर ऐसा हुआ कि भाई बैकलॉग्स इतने सारे हैं कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है, तब भाई दिक्कत हो जाएगा। इसलिए 11th में बैकलॉग्स आना इज़ नेचुरल, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट द बैकलॉग इज़ लिटिल, ठीक है, लिटिल अमाउंट में हो बैकलॉग, ज़्यादा ना हो, ठीक है। जिस दिन आपको टास्क दिया गया है उसी दिन इसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। इसकी 90%, इसको 90% करके रखो। अगर बाकी का 10% बाकी बाद में करोगे तो कर लोगे, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई तुमने आज 10% किया बाकी का 90% रख दिया भाई, ठीक है ना, किसी ना किसी दिन करेंगे, तो ऐसे भाई नहीं होगा 11th में, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, चलो देखो दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे कि एक सेट लेता हूँ D, सब इसमें नंबर दे दिया 2 4 8 16 और 32, ठीक है। इसको आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखोगे बताओ, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है, बताओ कैसे लिखोगे, बताओ, सोचो। 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 भी है, ओके। तो इसको लिखने का ऐसा तरीका ये है, सरल सा तरीका ये है कि 2 32 को भी डिवाइड कर पाता है, 4 32 को भी डिवाइड कर पाता है, 8 भी इसको डिवाइड कर पाता है, 16 भी इसको डिवाइड कर पाता है, 32 तो खुद इसको डिवाइड कर ही पाता है। तो लिख सकते हैं कि दिस इज़ नथिंग बट यू कैन से ए कलेक्शन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 32, ठीक है। ये एक आंसर हो सकता है। दूसरा आंसर ये भी हो सकता है कि 2 to the power n के फॉर्म में है ये सेट, मतलब 2 to the power 1 2 आ गया, 2 to the power 2 4 आ गया, 2 to the power 3 8 आ गया, 2 to the power 4 16 आ गया, 2 to the power 5 32 आ गया, ये देखो ऐसा, ठीक है ना। तो आंसर दो भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सेट बिल्डर फॉर्म में 2 आंसर भी हो सकते हैं, बिकॉज वो वाला भी करेक्ट आ रहा है, ये वाला भी करेक्ट आ रहा है ना। हाँ जी, तो इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हो। डी तो लिख सकते हो कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x इज़ ए फैक्टर ऑफ 32 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। या फिर इसका एक और आंसर ऐसा भी हो सकता है कि डी x सच दैट x का वैल्यू जो है वह 2 to the power n के फॉर्म में है, जहाँ पर वेयर n का जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है, बिकॉज नेचुरल नंबर मतलब क्या 1 2 3, ऐसा नहीं तो नेगेटिव में तो नहीं आया ना, हाँ, इसलिए नेचुरल नंबर लिखना ज़रूरी है। और नेचुरल नंबर कितना तक है भाई, नेचुरल नंबर का मतलब तो पूरा भाई इन्फिनिटी सेट है ये नहीं,
यहाँ पर कुछ गिने चुने नेचुरल नंबर है, जैसे कि 2 to the power 1, 2 to the power 2, 3, 4, 5। मतलब n का जो वैल्यू है, n का वैल्यू 1 से बड़ा और 1 के बराबर और 5 से छोटा और 5 के बराबर है। तो आपको ऐसे लिखना है। समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है? आई होप मज़ा आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो ऐसे बातें आपको लिखनी है। ठीक है, अच्छा, ये भी आंसर हो सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर मैं बता देता हूँ एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैंने लिया क्या लूँ, हाँ, Z सेट। ओके, Z नाम दे दे इसको सेट को। ओके, जैसे कि मैंने लिया -8, -6, -4, -2, फिर आपका 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। अब आपको इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो कैसे लिखेंगे, देखो, इसको कैसे लिखें भाई, समझ नहीं आ रहा है क्या लिखें। तो मैं इसको 2n फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखो कैसे, 2 इंटू -4 करेंगे तो -8 आएगा, 2 इंटू -3 करेंगे तो -6 आएगा, 2 इंटू -2 करेंगे -4 आएगा, 2 इंटू -1 करेंगे -2 आएगा। तो 2n के फॉर्म में है ये। ठीक है, 2n के फॉर्म में है ये। तो z इक्वल्स टू x सच दैट x जो है वो 2n के फॉर्म में है। अब n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू आपका नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर में नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आते, तो n का वैल्यू आपको कहना पड़ेगा इंटीजर है। और इंटीजर के लिए क्या बनता है, इंटीजर के लिए सेट होता है z। ठीक है, इंटीजर को z से डिनोट किया जाता है। तो आपको लिखना है कि n का जो वैल्यू है वो है z, मतलब इंटीजर का सेट है। इंटीजर का मतलब क्या, -∞ टू +∞, मतलब कुछ ऐसा, -∞ आगे फिर -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर ऐसे करते करते अप टू इन्फिनिटी। ये जो सेट है इसको हम कहते हैं z, मतलब इंटीजर का सेट है, और इसको z से डिनोट किया जाता है। ठीक है भाई, अब तुम बोलोगे भाई इंटीजर तो बहुत सारे हैं, इन्फिनिट इंटीजर्स हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ गिने चुने इंटीजर्स है, जैसे कि ये -4 से लेकर +4 तक। तो आपको लिखना है एंड n का जो वैल्यू है, n का वैल्यू -4 के बराबर और इससे बड़ा और +4 के बराबर और इससे छोटा है। हो गया, सिंपल। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो और भी एक्सपर्ट हो जाओगे सेट बिल्डर फॉर्म में। अभी के लिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है भाई। पहला लेक्चर है, पहला चैप्टर है, न्यू चैप्टर है भाई। ऐसा नहीं कि भाई क्लास 10th 9 में पढ़ के आए हो, 9th 10th, इनफैक्ट अभी तक तुमने ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, न्यू चैप्टर है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपका जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉन्सिस्टेंट रहो, स्पीड की बात मत करो भाई। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई मैं जल्द से फटाक से सब कंप्लीट कर लूँगा, ऐसा नहीं भाई। कॉन्सिस्टेंटली आपको सब कुछ कंप्लीट करना पड़ता है, कॉन्सिस्टेंटली एंड यू कैन से एंड विद डिसिप्लिन। ऑब्वियसली डिसिप्लिन के बिना तो होगा नहीं कुछ भी। ठीक है, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और डिसिप्लिन रखना पड़ेगा अपने आप पर। ठीक है, इतने जल्दी आपको अपना यू कैन से पेशेंस नहीं खोना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आ रहा भाई, मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फालतू चैप्टर हटा उसको, नहीं करना मुझे, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। पेशेंस रखोगे, 3-4 घंटे के लेक्चर्स देखो वन शॉट। आपके यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनसे देखो, पेशेंस डेवलप करो भाई। पेशेंस मतलब क्या, 3-4 घंटे एक जगह पर बैठकर क्वेश्चन को सॉल्व करने की अगर आपके पास पेशेंस है, तब आप कोई भी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन हो, आप इसको सॉल्व कर पाओगे। आई नो टाइम लगेगा, लेकिन आप सॉल्व कर पाओगे। टाइम लग सकता है, टाइम लगेगा ही। टाइम लगना कोई ऐसा नहीं कि आपका ड्रॉबैक है, इट इज़ जस्ट ए फैक्टर टू मेक योर सेल्फ मोर स्ट्रॉन्गर, मोर यू कैन से सक्सेसफुल इन दिस चैप्टर। ओके, और भी फ्लुएंट हो जाओगे इस चैप्टर में। चलिए भाई, अब बहुत क्वेश्चंस तो हमने प्रैक्टिस कर ली हैं, अब हम कुछ नए टॉपिक्स पर आ जाते हैं। जैसे कि सेट, भाई बहुत तरीके के सेट होते हैं। एम्प्टी सेट, अब हम बात करेंगे इसके बारे में, एम्प्टी सेट क्या होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं एम्प्टी सेट के बारे में। एम्प्टी सेट क्या है, या फिर भाई एम्प्टी सेट का एक और नाम है नल सेट। ठीक है, नल सेट, एक और नाम है इसका वॉइड सेट। भाई बहुत नाम है, नाम तो बहुत है, लेकिन काम एक ही है। ठीक है ना, क्या काम है इसका देखते हैं, बंदे का क्या काम है देखते हैं।
चलो, तो एम्प्टी सेट को पता चल गया कि एम्प्टी सेट मतलब क्या, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं होगा। ए सेट व्हिच कंटेन्स ज़ीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यू कैन से, मतलब नो एलिमेंट्स, इज टर्म्ड एज नल सेट या फिर एम्प्टी सेट या फिर void सेट। तो ए सेट व्हिच कंटेन्स no elements is called empty set। ठीक है भाई, empty set का मतलब होता है कोई एलिमेंट नहीं होगा, मतलब empty set का कार्डिनल नंबर क्या होगा, empty set का कार्डिनल नंबर होगा 0, बिकॉज कोई एलिमेंट है ही नहीं, है ना। हाँ, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं कुछ ऐसे, डिनोटेड बाय ऐसे, ठीक है, इसको कुछ ऐसे डिनोट किया जाता है, रुको 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 थोड़ा वेट, ठीक है, कुछ ऐसे डिनोट किया जाता है। इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है फाई, PHI, फाई, पाई नहीं है, फाई, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है, ऐसे, दो कर्ली ब्रैकेट दे दो, इसके अंदर कुछ भी मत लिखना, इसको भी हम कहते हैं नल सेट। तो इसको भी हम कहते हैं नल सेट, इसको भी कहते हैं नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, या फिर इसका एक और नाम है फाई, ठीक है, ओके। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्चुअली, ठीक है, तुम या तो ये लिखो या फिर ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फाई। अच्छा भाई, समझ में आया। हाँ, अब एम्प्टी सेट समझ में आ गया तो नॉन एम्प्टी सेट भी समझ आ जाएगा, है ना। नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, अब नॉन एम्प्टी मतलब क्या, कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, तो लिखो ए सेट which contains at least one element is called non empty set। मतलब जिस सेट में कम से कम एक एलिमेंट हो उसको हम कहेंगे नॉन एम्प्टी सेट, बिकॉज एक एलिमेंट है, 0 एलिमेंट नहीं है, मतलब ये नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, मज़ा आया। हाँ, इसके बाद जैसे कि एक और हमारा टाइप है, एक और टाइप का भी है, दिखाता हूँ, देखो, चलो। अब है सिंगल टन सेट, सिंगल टन सेट। नाउ व्हाट इज सिंगल टन सेट, सिंगल टन सेट का मतलब क्या है, सिंगल मतलब क्या, ओनली वन, तो ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको हम कहते हैं सिंगल टन सेट। तो सिंगल टन सेट मतलब ही होगा ए सेट व्हिच contains exactly one element, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट वाले सेट को हम कहेंगे सिंगल टन सेट, ठीक है, सिंपल सिंगल टन सेट हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे कि ए सेट है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1, ठीक है, इसको हम कहेंगे सिंगल टन सेट। और सिंगल टन सेट को हम कह सकते हैं नॉन एम्प्टी सेट, बिकॉज इसके पास एक एलिमेंट है, ओके। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया x such that x belongs to natural number and x is less than 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x एलिमेंट है एक सेट का और इसका वैल्यू जो है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आफ्टर इन्फिनिटी, लेकिन x का वैल्यू 2 से छोटा है, मतलब क्या 1, ठीक है। बेस 2 से छोटा नेचुरल नंबर कौन होता है, 1 ही होता है, मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट है इसमें, इसका मतलब ये होगा सिंगलटन सेट, सिंपल, ओके ओके। अब ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव सेट हो गया, -1 हो गया, ये भी सिंगलटन सेट होगा, ठीक है, मतलब एक एलिमेंट होना चाहिए बस, ठीक है, उसमें हम कहेंगे सिंगलटन सेट,
इसी को हम कहते हैं सिंगलेटन सेट। ओके, समझ में आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है ना। चलो फिर मज़ा को थोड़ा बढ़ाते हैं। अब आते हैं भाई फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में बात करने। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। ओके, हाँ, आपको नाम से पता चल गया है कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट मतलब क्या होता है। फाइनाइट मतलब जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। फाइनाइट का मतलब कंटेन्स लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको हम कहेंगे फाइनाइट। और इनफाइनाइट मतलब जिसमें अनलिमिटेड एलिमेंट्स होंगे। कंटेन्स अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अनलिमिटेड मतलब एकदम ख़त्म ही नहीं होगा। बताओ इतना एलिमेंट से कभी ख़त्म ही नहीं होता। इसको कहते हैं हम इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल ले देता हूँ, ठीक है, एग्जांपल ले देता हूँ। देखो, अगर मैं बात करता हूँ फाइनाइट सेट की तो एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना भाई। दिखाता हूँ, देखो। पहला एग्जांपल मान लो कि भाई बहुत सरल सा एग्जांपल है, जैसे कि एक ए सेट है जिसका एग्जांपल 1, 2 हो गया फाइनाइट सेट। फिर एक और एग्जांपल बी, सपोज इसका है 2, 3, 4, 7, 8, ठीक है। अच्छा रुको, इसमें एक काम करता हूँ, 5, 6, 7 तक ले देता हूँ, ठीक है, हो गया। ये फाइनाइट सेट हो गया। और इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल कैसा है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें तो एक सेट है जिसमें 1, 2, 3, 4 चलता जा रहा है। इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिना नहीं जा सकता। तो आपको याद रखना है कि कार्डिनल नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट इज़ नॉट डिफाइंड। तुम बोलोगे भाई कार्डिनल नंबर नॉट डिफाइंड कैसे? अरे भाई अनलिमिटेड एलिमेंट्स है, तो तुमको कैसे पता चलेगा कि कौन कितने एलिमेंट्स हैं ना। तो कार्डिनल नंबर तो इसको हम कह सकते हैं नॉट डिफाइंड है, या फिर कह सकते हो इनफाइनाइट है, ठीक है ना। इसको नॉट डिफाइंड कहने बेटर होगा, लेकिन फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका कार्डिनल नंबर CD कार्डिनल नंबर, अच्छा रुको, इसका कार्डिनल नंबर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ, इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा 2, इसका कार्डिनल नंबर कितना है 6, ठीक है। लेकिन इसका कार्डिनल नंबर तो नहीं पता यार, ठीक है, ओके। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ आपको मैं इनफाइनाइट सेट के, जो आपको मुझे बताना चाहिए था पहले से ही। एन होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये इनफाइनाइट होता है, ठीक है। ये फाइनाइट सेट नहीं होता, इनफाइनाइट होता है, बिकॉज नेचुरल नंबर्स की भाई कभी एंड नहीं होता भाई, ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। फिर जेड आपको पता ही है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है, याद रखना है भाई, भूलना मत। फिर Z+ मतलब क्या? Z+ मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव नहीं होंगे। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, याद रहेगा पॉजिटिव से। अगर मैं अभी Z नेगेटिव दे देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, राइट, ओके। फिर R क्या है? R आपको पता ही है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर जितने भी हैं, √2, √3, +1, -2, इसके बाद जितने भी, मतलब पूरा, ठीक है। ये नॉन रियल नंबर या फिर अनरियल नंबर छोड़ के, कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ के, जितने भी नंबर्स हैं, जितना भी पढ़े हैं अपने अभी तक, सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अगर मैं लिखूँ R+ का मतलब आपको पता चल गया होगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर जितने भी हैं उन सब का सेट R+। और R- सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है, -1, -2, ठीक है ना, हाँ। इसके बाद Q क्या है? Q है रैशनल नंबर का सेट, ठीक है। रैशनल नंबर्स का सेट को हम कहते हैं Q, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स को हम कहते हैं Q, ठीक है, Q। और Q+ मतलब पॉजिटिव सेट, पॉजिटिव रैशनल नंबर का सेट, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स,
2/3, 1/4 और q माइनस सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और बात, इंटीजर के सेट को आई से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, आई भी होता है, जेड भी होता है। ठीक है, आई प्लस भी हो सकता है, आई नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ओके। एक और लास्ट, आर माइनस क्यू। बताओ आर क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्यू क्या है? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। तो आर माइनस क्यू हो जाएगा सेट ऑफ ऑल इरैशनल नंबर्स। समझ आ रहा है? ऑल इरैशनल नंबर्स। ठीक है, ये कैसे हुआ बताता हूँ। आर में क्या है? आर में तुम्हारा 1/3 हो गया, -1/3 हो गया, फिर रूट के जितने भी वैल्यूज़ हो गए सब हैं इसमें। ठीक है, और क्यू में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रैशनल नंबर से 1/3 -1/3 कुछ ऐसे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इससे इसको माइनस करूँगा तो क्या रह जाएगा? इरैशनल नंबर्स रह जाएंगे, मतलब √2 √3 वाले रह जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इनका सेट बन जाएगा, मतलब इरैशनल नंबर्स का एक सेट बन जाएगा। तो आर माइनस क्यू होता है इरैशनल नंबर्स का सेट। ठीक है, याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। ये इनफाइनाइट सेट होते हैं, इनका कोई रोक टोक नहीं होता भाई। ठीक है, ये चलते रहते हैं भाई, इनफाइनाइट है ये। इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है भाई, मज़ा आ गया? हाँ जी, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसको कुछ और मत समझना। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, देखो क्या, हाँ अब क्या बात करेंगे, देखो अब हम बात करते हैं इक्वल सेट का मतलब क्या होता है। इक्वल सेट, नाम इक्वल है तो काम भी इक्वल ही होगा। हाँ जी, अगर दो सेट के एलिमेंट्स सेम है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम है, तब हम कहते हैं कि दो सेट आपस में इक्वल है। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूँ, लेकिन डेफिनेशन लिख लेता हूँ। सपोज अपने पास टू सेट्स, ओके, ए एंड बी मान लेते हैं, आर said to be equal if they have exactly the same elements। अगर हूबहू दोनों के पास सेम एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एकदम सेम डिट्टो एलिमेंट्स हैं, तब हम कहेंगे भाई साहब ये तो इक्वल सेट है। जैसे कि एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल से समझेंगे ज़्यादा अच्छे से। देखो, एक सेट ए है, इसके पास है 1 2 3 4, 1 2 का 4, और बी के पास है 4 2 का 1। ठीक है, तब हम कहेंगे कि ए इक्वल्स टू बी। अब बोलोगे भाई ये 1 2 3 4 है, ये तो 4 3 2 1 है, तो बराबर कैसे हुआ? पहले बताया था, ऑर्डर डजेंट मैटर। ऑर्डर अगर उल्टा पुल्टा हो तो भी सेम ही मीनिंग होता है इसका। तो देखो, सेट ए के पास 1 2 3 4 है, बी के पास भी 4 3 2 1 है, मतलब सेम ही है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, इसलिए हम कहेंगे ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट। तब हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए इक्वल्स टू बी। मज़ा आ रहा है भाई? हाँ जी, मज़ा तो आ रहा है, समझ में भी आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा टफ तो लग नहीं रहा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो टफ नहीं लगेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट में अटकोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखोगे, तब भाई बैकलॉग्स आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वल सेट की बात कर ली, अब इक्विवेलेंट सेट की बात करते हैं भाई। दोनों अलग अलग बात है भाई, दोनों अलग अलग चीज़ है भाई, इसको मिक्स मत करना भाई। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ है। देखो, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट मतलब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे, और इक्विवेलेंट सेट का मतलब होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा आपका, अगर इक्वल हो जाता है तब हम कहेंगे दिस टू सेट्स आर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट सेट का डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा, अच्छा, इक्विवेलेंट सेट होने के लिए फाइनाइट सेट होना ज़रूरी है, बिकॉज इनफाइनाइट सेट नहीं हो सकता है ना। टू फाइनाइट सेट्स, सपोज x and y are said to be equivalent if number of elements of in x is equal to number of elements
इन वाई, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ वाई अगर होता है तब हम कह सकते हैं भाई साहब कि दोनों सेट इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट होने का क्राइटेरिया क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट विल बी इफ इक्वल, देन वी कैन से दिस टू सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट, क्या बोला मैंने, इक्विवेलेंट। और इक्वल मतलब क्या, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, और इक्विवेलेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी सेम, तब हो जाएगा ये इक्विवेलेंट सेट। जैसे कि एक सेट है x जिसके पास है सपोज 1, 3, 5 और 7, और एक और सेट है y जिसके पास है 2, 4 और 6 और 8। तो देखो आपस में इनके एलिमेंट्स बिल्कुल भी सेम नहीं है, लेकिन अगर हम इनका कार्डिनल नंबर देखें, कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x इज़ 4 and also number of elements of set y is also 4, then we can say x is equivalent with set y। इक्विवेलेंट के लिए 3 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा, तो कार्डिनल नंबर सेम हुआ तो इक्विवेलेंट, अगर सेम एलिमेंट हुआ तो इक्वल सेट। समझ में आया। एक और बात नोट करके लिखो, नोट में लिखो, नोट में मैं नोट देता रहूँगा बीच बीच में कि इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं। इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, but equivalent sets need not to be equal। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इक्विवेलेंट सेट हमेशा इक्वल सेट होगा, लेकिन इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से समझेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, मज़ा आएगा। देखो सेट ए है 1, 2, 3, 4, 5, सेट बी है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो तुम बोलोगे भाई ये तो इनके एकदम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, तो इनको हम कहेंगे कि ए एंड बी आर इक्वल सेट। साथ ही साथ अगर तुम सेट ए का कार्डिनल नंबर निकालोगे तो होगा 5, सेट बी का कार्डिनल नंबर होता है 5। ठीक है, और कार्डिनल नंबर आपस में बराबर मतलब क्या कि ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है, तो देखा गया कि इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट होता है, लेकिन अगर मैं इक्विवेलेंट सेट की बात करूँ तो इक्विवेलेंट सेट हमेशा इक्वल होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज यहाँ पर एग्जांपल देखो, यहाँ पर दोनों ही सेट के क्या है, सेम एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, लेकिन उनका जो एलिमेंट है वो सेम नहीं है। एलिमेंट्स का नंबर ज़रूर सेम है, कार्डिनल नंबर सेम है, लेकिन एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वल सेट नहीं कहलाएंगे, लेकिन इक्विवेलेंट सेट ज़रूर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये नोट मैंने आपको दे दिया है। मज़ा आया हो तो लाइक ठोको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं। जैसे कि ये बढ़िया क्वेश्चन है, x such that x is a 2-digit natural number whose digits sum is 6। आपको इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म या फिर टेब्यूलर फॉर्म में आपको लिख लेना है। बताइए कैसे लिखेंगे। एक सेट है x, उसका आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। बताओ कैसे लिखोगे। तो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि x एक टू डिजिट नंबर नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, और 2 डिजिट जो नेचुरल नंबर है उस डिजिट्स के सम को करने के बाद वो आ जाता है 6। तो नेचुरल नंबर है 2 डिजिट का, जिसका सम करोगे, डिजिट्स का सम करोगे तो 6 मिलेगा। तो कैसा होगा बताओ। तो अगर मैं लिखता हूँ जैसे कि 15 लिखता हूँ,
तो 15 एक नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट नंबर भी है और इसका डिजिट है 1 और 5। इसको प्लस करता हूँ तो 6 मिल रहा है, समझ में आ गया। सिमिलरली इसका उल्टा भी करोगे तब भी सेम आएगा, 51, 5 + 1 6। फिर 24, 2 + 4 6, इसका उल्टा कर दो 42, इसका भी सेम 4 + 2 6। फिर 60 करोगे 6 + 0 तब भी 6 आएगा, ठीक है। फिर 33 भी कर सकते हो, ठीक है, 3 + 3 आ जाएगा आपका 6। तो ये कुछ आपके एलिमेंट्स हो गए हैं जो इस सेट के हैं। तो रोस्टर फॉर्म में आपको इसको ऐसा लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, फिर एक क्वेश्चन है एक और कि आपको लिखना है x such that x is an integer such that where x square is less than or equal to 4। तो बताओ इसको आपको कैसे मतलब लिखोगे रोस्टर फॉर्म में, ये आप कैसे लिखोगे रोस्टर फॉर्म में, बता के दिखाओ। आसान है, ये हमने क्लास 10 में प्रोबेबिलिटी चैप्टर में किया था। बताओ आसान है, बताओ। देखो x का जो वैल्यू है वो एक इंटीजर का वैल्यू है, मतलब -1 0 0 1 2 या फिर -2, ठीक, कुछ भी हो सकता है। लेकिन x का वैल्यू ऐसा होना चाहिए जिससे कि x का स्क्वायर करने पर वो 4 से छोटा आए या फिर 4 के बराबर आए। तो ज़रा सोचो ऐसे कौन से इंटीजर है, ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें 4 से कम वैल्यू मिलेगा या फिर 4 के बराबर वैल्यू मिलेगा। तो अगर मैं 4 के बराबर वैल्यू मतलब बताता हूँ, जैसे कि +-2 का स्क्वायर करोगे तो तुम्हें 4 मिलेगा, ठीक है। +2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 मिलेगा, -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 मिलेगा। तो -2 और +2 तो होंगे ही यहाँ पर, बिकॉज इंटीजर भी है। तो -2 और +2। फिर 4 से छोटा मतलब 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 आता है जो कि 4 से छोटा है, ये भी आ जाएगा। अब 1 आ गया है तो -1 भी आएगा, बिकॉज -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है जो कि 4 से छोटा है। और 0 का स्क्वायर करोगे तब भी तुमको 4 से छोटा ही मिलेगा, और ये हो गया आपका सेट बन गया, ठीक है। अच्छा, तो तुम देखो -2 का स्क्वायर किया 4 के बराबर है, 2 का स्क्वायर किया 4 के बराबर है, 1 का स्क्वायर किया 4 से छोटा, -1 का स्क्वायर किया 4 से छोटा, 0 स्क्वायर किया 4 से छोटा आया। तो x के वैल्यूज़ क्या क्या होंगे, -2 +2 +1 -1 0, ठीक है। हो गया, डन हो गया, ओके, ठीक है भाई, मज़ा आ गया। चलो इसके बाद जैसे कि ये एक एग्जांपल है, जैसे कि एक सेट है B जिसमें लिखा है x such that x is a letter in the word मैंने लिखा मैथमेटिक्स, ठीक है। अब आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे, राइट दिस इन रोस्टर फॉर्म। तो करना कुछ भी नहीं करना, बस आराम से मैथमेटिक्स में जितने भी लेटर्स हैं उन सबको नोट डाउन करना है। M है, M के बाद A है, A के बाद T है, फिर H है, फिर E है, फिर से M है, रिपीट नहीं होगा, हो गया। A है, फिर से रिपीट नहीं होगा, T है, फिर से रिपीट नहीं होगा, I है, I, फिर C है, फिर S है, ठीक है। तो M 2 बार आ रहा था तो M रिपीट नहीं होगा, A 2 बार आ रहा था तो रिपीट नहीं होगा, T 2 बार आ रहा था तो रिपीट नहीं होगा। जितने भी सिंगल टाइम आएंगे वो तो होगा ही, इंक्लूड होगा ही। तो सेट क्या बन जाएगा, METH मैथिक्स, ओके, ऐसा बन जाएगा, ओके, ठीक है भाई। हाँ, क्या बात है, मज़ा आ गया है ना। तो जितना तक पढ़े हो उतना तक अगर मज़ा आया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है सबसेट। सबसेट क्या है, सुपर सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, पावर सेट क्या है, ये आज हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी किए।
चलिए भाई, थोड़ा सा रेस्ट ले लो अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो, मतलब अगर सर दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, होता है कभी कभी, ठीक है ना। कभी कभी आप तो अभी ऐसा है ना कि आप बहुत दिन से कुछ अपने पढ़ा नहीं है, आप घूम रहे हो, दोस्तों के साथ खेल रहे हो, कूद रहे हो, तो आपको 1 घंटा कंसंट्रेट करने में दिक्कत होगा, आई नो, लेकिन आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है इसलिए, ठीक है। 40 मिनट्स पढ़ने के बाद आपको ब्रेक लेना ज़रूरी है। वीडियो को पॉज करके पानी पियो, थोड़ा सा एक वॉक लेके आओ, ठीक है ना, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसेट का टॉपिक। सबसेट क्या है? सबसेट एक्सप्लेन करूँगा, मज़ा आएगा, देखो समझ में भी आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं अपने पास 2 सेट है, ठीक है ना भाई। तो 2 फाइनाइट सेट ऑब्वियसली, अच्छा 2 फाइनाइट नहीं, फाइनाइट तो तब तो मैं कह सकता हूँ इनफाइनाइट भी, हाँ ये सेट लिखना ज़रूरी है, फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। सपोज़ 2 सेट, सपोज़ मैंने लिया अल्फ़ा और बीटा, क्या बोलते हो, थोड़ा सा डिफरेंट लिया, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा आर सेड, रुको अल्फ़ा और बीटा, 2 सेट्स अल्फ़ा एंड बीटा, अच्छा रुको, लेट देता हूँ, ठीक है, लेट अल्फ़ा एंड बीटा 2 सेट्स, इसको ऐसे लिखता हूँ, रुको, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 सेट्स, ठीक है। मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा 2 सेट हैं। अब देखो, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट अल्फ़ा इज an element of set beta, then we will say A is a subset A is called a subset of B। क्या समझे? समझाता हूँ ना, देखो अगर मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है अल्फ़ा, एक सेट है बीटा, ठीक, कोई भी सेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा सपोज़ मान लेते हैं, सॉरी ए नहीं लिख रहा हूँ, अल्फ़ा लिखो, अल्फ़ा सपोज़ लिख देता हूँ 1 2 3, फिर आपके पास बीटा है सपोज़ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर देखने में आया कि अल्फ़ा एक सेट है और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है 1 2 3, वो बी वाले सेट में भी वही एलिमेंट्स अगर होते हैं, तब हम कहते हैं कि जो अल्फ़ा है वो बीटा का सबसेट है। तो अगर अल्फ़ा में रहने वाले एलिमेंट्स बीटा में भी हो, तब हम कहेंगे अल्फ़ा इज़ ए सबसेट ऑफ बीटा। तो लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर टू सेट्स, and if every element of set alpha is present, or you can say is an element of set beta, then alpha is called a subset of, अरे सॉरी इसमें a लिख दिया ना मैंने गलती से, अल्फ़ा होगा ना, हाँ अल्फ़ा होगा ऑफ बीटा। ओके, समझ में आया, ठीक है। तो देखो ये हमारा सेट B है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। सेट अल्फ़ा, इसमें क्या एलिमेंट्स है 1 2 3। तो अल्फ़ा जो है इसमें जो एलिमेंट्स है वो बीटा में भी है, ठीक है। तब हम कहेंगे अल्फ़ा इज़ ए सबसेट ऑफ बीटा। तो लिखते कैसे हैं इसको? लिखने का तरीका कुछ ऐसा है, अल्फ़ा इज़ ए सबसेट ऑफ बीटा। तो सबसेट का सिंबल कैसा है? सबसेट का सिंबल है कुछ ऐसा, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड सबसेट, ठीक है, इसको हम कहते हैं सबसेट। समझ आएगा, ठीक है। सी लिखकर इसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। जैसे कि अगर मैं लिखूँ सपोज मैंने लिखा गामा, ठीक है, गामा आजा, चलो गामा मैंने लिखा 2,3, ऐसा 2 ही लिख देता हूँ भाई। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि गामा इज़ ऑल्सो ए सबसेट ऑफ बीटा?
हाँ जी भाई, ज़रूर कह सकता हूँ, बिकॉज गामा में जो एलिमेंट है वो बीटा में है। तो वी कैन ऑल्सो राइट गामा इज ए सबसेट ऑफ बीटा। अब गौर से देखो, गामा में जो एलिमेंट है वो अल्फ़ा में भी है, तो हम वी कैन से गामा इज़ ऑल्सो ए सबसेट ऑफ अल्फ़ा। गामा इज़ ऑल्सो ए सबसेट ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, मज़ा आ रहा है? हाँ जी, ठीक है, हाँ जी भाई, समझ में आ गया है, समझ में आ गया है। लेकिन अगर नॉट ए सबसेट हुआ तो क्या होगा? नॉट ए सबसेट मतलब कुछ ऐसा देखो, जैसे कि मैंने लिया, सपोज़ मैंने लिया डेल्टा, ठीक है, डेल्टा में मैंने लिया सपोज़ 6, ठीक है। तो मुझे बताओ, क्या बीटा में, अच्छा डेल्टा में जो एलिमेंट है क्या वो बीटा में है? नहीं है। क्या वो गामा में है? नहीं है। क्या वो अल्फ़ा में है? नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बीटा, डेल्टा इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ अल्फ़ा, डेल्टा इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ, अरे भाई भूल ही गया कैसे ड्रा करना था इसको, ऐसे, ठीक है, गामा। ओके, बस सबसेट लिख के एक क्रॉस कर दो इसको, ठीक है, एक लाइन से क्रॉस करना है इसको, ठीक है। तो इसका मतलब होगा नॉट ए सबसेट, ठीक है। ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको, इसमें ना समझने वाली कोई बात ही नहीं है ना। हाँ, अब बात करते हैं आगे। सबसेट हो गया है, अब सबसेट के बाद क्या आएगा? सबसेट के बाद आता है, अच्छा अब एक और क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में कि भाई किसी भी सेट का सबसेट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, तो क्लियर आउट हो जाएगा टॉपिक क्या है इसका। देखो, सपोज़ मैंने एक एग्जांपल लिया कि मेरे पास एक सेट है ए, जिसके पास है आपका एलिमेंट 1 3 5, ठीक है। ये एक सेट है, सेट ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 3 5। अगर मुझे कोई पूछे कि भाई इस सेट ए के जो सबसेट्स बनेंगे वो क्या क्या होंगे, बता सकते हो? तो मैं कहूँगा ज़रूर बता सकता हूँ। तो आंसर क्या होगा देखो, तो सबसेट्स ऑफ ए विल बी, सबसे पहले होगा आपका फाई, मतलब एम्प्टी सेट। तो फाई जो है वो किसी भी दुनिया में किसी भी सेट का सबसेट फाई होता है। ये बात याद रखना, सबसेट जो होता है, फाई जो होता है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है। फाई इज़ ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। ये बात नोट में लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फाई होगा, फिर 1 लिख के आपको कर्ली ब्रैकेट देना है। तो देखो क्या क्या सबसेट्स होंगे ए के, फाई होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपका 1,3 होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपका 1,5 होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपका 3,5 होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपका 1,3,5 खुद भी होगा। तो सेट ए खुद का भी सबसेट होता है। सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ओके। तो क्या क्या सबसेट्स हो गए? पहला, सपोज मान लेते हैं ये हमारा एक बी सेट है, तो क्या हम कह सकते हैं बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए? ऑब्वियसली, बिकॉज बी में जो एलिमेंट है वो ए में है। तो इसको मैंने सी सेट मान लिया, इसमें एलिमेंट 3 है जो कि आपके ए सेट में भी है, हाँ जी, ये भी सबसेट हो जाएगा। ये डी सेट है, इसमें भी सबसेट हो जाएगा बिकॉज एलिमेंट प्रेजेंट है। 1,3 ये प्रेजेंट है इसमें, तो ये भी हो जाएगा आपका सबसेट। तो ऐसे करके अगर मैं ये वाला सेट ले लूँ, ठीक है, ये सब सेट मैंने अल्फ़ा ले लिया, तो अल्फ़ा सेट में 1,3,5 है, सेम एलिमेंट ए में भी है, तो हम कह सकते हैं अल्फ़ा इज़ ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो वो खुद का भी सबसेट होता है, वो खुद का सबसेट होता है, और फाई तो सबका ही सबसेट होता है। ये लिख देता हूँ मैं, लिख ही देता हूँ नोट में, फाई इज़ ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर सेट का सबसेट होता है फाई। ये मैंने लिख दिया है। तो देखो, जिस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं उसके कितने सबसेट्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला बना लिया कि नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फार्मूला लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ
ए सेट containing n number of elements, containing n elements होगा 2 to the power n equals to 2 to the power n। तो मुझे बताओ किसी भी सेट का अगर उसके पास एक एलिमेंट है तो उसका नंबर ऑफ सेट कितना होगा? बहुत आसान है, 2 to the power 1 मतलब 2। ठीक है, सो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मेरे पास एक सेट है, सेट ए है, जिसके पास मान लेते हैं आपके पास है 1, 3, 5, 7। ठीक है, तो नाउ टेल मी हाउ मेनी सबसेट्स विल बी देयर आर देयर फॉर सेट ए। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने होंगे? बहुत आसान है, 2 to the power n। और n कितना है? n है यहाँ पर 4, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट है 4, तो 4 मतलब 16। तो इसके कितने सबसेट्स हो जाएंगे? 16 सबसेट्स हो जाएंगे इसके। ठीक है, अच्छा इसके बाद और क्या क्वेश्चन आ सकता है? अच्छा, सपोज मैंने लिखा कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट दैट इज़ अल्फ़ा सेट इज़, सपोज मैंने लिखा 5। ठीक है, या फिर 6 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ अल्फ़ा सेट इज़ 6। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स। बताओ कितने होंगे? बताओ कितने होंगे? सोच के बताओ। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है? कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। तो अल्फ़ा सेट है, उसका कार्डिनल नंबर मतलब क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? बहुत आसान है, 2 to the power 6। इट विल बी 2 to the power 6 मतलब कितना? 64। आसान, 64 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया? हाँ जी। फिर अगर मैं बात करूँ अच्छा, ये कुछ नोट में लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ नोट और भी लिख देता हूँ मैं, जो मुझे भी याद आ रहे हैं, मतलब मैं लिख देता हूँ तो अच्छा होगा। रुको थोड़ा नीचे। हाँ, तो पहला लिखा था मैंने ये, दूसरा लिख देता हूँ, एवरी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ लिख देता हूँ। एवरी सेट इज़ ए, कोई किधर ही, ओके, सो एवरी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का ही सबसेट होता है। एवरी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, तो ये मैंने कुछ नोट लिख दिए हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा चैप्टर के लास्ट वीडियो में। ठीक है, हर एक चैप्टर का आपको पीडीएफ मिलेगा चैप्टर के लास्ट वीडियो में। ठीक है, पूरे चैप्टर का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, हाँ जी, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। प्रॉपर सबसेट किसे कहा जाता है? प्रॉपर सबसेट किसे कहा जाता है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का मतलब होगा, सपोज मैंने एक सेट लिया B जिसके पास एलिमेंट है 1, 2, तो इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे? आप सबको पता है इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे? कितने सबसेट होंगे? 2 ही सबसेट होंगे, है ना? 2 ही सबसेट्स होंगे, नहीं 4 सबसेट होंगे, 2 to the power 2, 4। सो सबसेटों का पहला 5, फिर 1, फिर 2, फिर 1, 2 खुद, है ना? तो 4 सबसेट्स होते हैं इसके। अब गौर से देखो, प्रॉपर सबसेट का मतलब होगा वो खुद को एक्सक्लूड करके जितने भी सबसेट्स रहेंगे उसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट्स। मतलब खुद का जो वो सेट है, ठीक है, वो खुद जो अपना सबसेट है उस वाले को, उस सबसेट को हमें एक्सक्लूड करना है, बाकी जितने भी 5 को लेकर जितने भी है उनको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। तो लिख देता हूँ, ठीक है, इनको हम कहेंगे, ठीक है, इनको हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट कौन से होंगे? वो खुद अपना वाला जो सबसेट है उसको एक्सक्लूड करके जितने भी सबसेट रहेंगे
उसको हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट्स। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो गए भाई इसके, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो गए, 3 हो गया। मतलब टोटल अगर मैं नंबर ऑफ सिर्फ सबसेट्स की बात करूं, नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करूं तो वो कितना होगा, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 मतलब 4, 4 है। तो नंबर ऑफ सबसेट मतलब 4 है और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट है 3, मतलब एक कम है। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला बन जाता है, मतलब एक फार्मूला हम बना लेते हैं कि सबसेट्स का फार्मूला क्या है। ठीक है, देखो तो प्रॉपर सबसेट का फार्मूला हो गया, ठीक है, 2 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, 2 टू द पावर 1, सो 2 टू द पावर n माइनस 1, ये हो गया प्रॉपर सबसेट निकालने का फार्मूला, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने का फार्मूला। और n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स निकालने का टेक्निक है ये, और n इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ठीक है। ओके, प्रॉपर सबसेट देख लिया। अब प्रॉपर सबसेट का एक सिंबल भी होता है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ कि जैसे कि रुको, फाई इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो प्रॉपर सबसेट जब लिखोगे तो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं देना है। फिर मैं लिखूँगा 1 इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, फिर लिखूँगा 2 इज़ ऑल्सो ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ कि 1,2 तब ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, मतलब तब मुझे लिखना पड़ेगा 1,2 इज़ ए सबसेट ऑफ बी, नॉट ए प्रॉपर सबसेट, ठीक है, नॉट ए प्रॉपर सबसेट बट इट इज़ ए सबसेट, ओके। तो इसका मतलब होता है प्रॉपर सबसेट, ओके। तो सिर्फ और सिर्फ सी का मतलब होता है प्रॉपर सबसेट, ठीक है। और अगर सी के नीचे एक डैश जैसा है या फिर कह सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तब वो कहेंगे उसको हम सिर्फ और सिर्फ सबसेट, ओके। अच्छा, तो ये हो गया आपका सबसेट का साइन, ये हो गया आपका प्रॉपर सबसेट का साइन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर सबसेट समझ में आ गया है। अगर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज एक सेट है जिसका नाम ए है, उसका कार्डिनल नंबर है सपोज 1, ठीक है, उसका कार्डिनल नंबर है सपोज 1। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, बताओ बताओ, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे। बहुत आसान है, 2 टू द पावर n माइनस 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 है, तो बिठा दो भाई, आसान सा क्वेश्चन 1 होगा, तो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा आपका 1। लेकिन अगर मैं पूछता कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, तब आंसर 2 आता, ठीक है, तब सबसेट 2 टू द पावर n मतलब 2 टू द पावर 1 मतलब 2 आता, ठीक है, समझ में आ गया, हाँ जी। अब बोल सकते हो भाई कि जो आपका सबसेट प्रॉपर सबसेट है इस वाले एलिमेंट सेट का, वो कौन है भाई, ये जो 1 है ना, ये अब और कौन नहीं बल्कि 5 है, ठीक है, 5 सबका सबसेट होता है, आपको पता ही है, ठीक है, जो 1 है ये 5 है और इसके अलावा कोई नहीं है। और 2 जो होगा इसमें कौन कौन होंगे, 5 होंगे और वो खुद होगा मतलब 1, ठीक है, हाँ। अच्छा अच्छा, समझ आ गया, ठीक है, समझ में तो आ गया है, मज़ा भी आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम चैप्टर के आई कैन से बहुत कुछ पढ़ चुके हैं हम चैप्टर में, अब हम और भी आगे बढ़ रहे हैं। अब हम इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इंटरवल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अब। चलिए भाई, इंटरवल्स मज़ेदार टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इंटरवल्स एज सबसेट्स, intervals as subsets of R।
चलिए शुरू करते हैं इंटरवल्स के कहानी को। इंटरवल्स भाई होते हैं तीन तरीके के होते हैं इंटरवल्स। पहला होता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल को दिखाया कैसा जाता है? क्लोज्ड इंटरवल को दिखाया जाता है कुछ ऐसे। सपोज मैंने लिखा 1,3, तो आपको थर्ड ब्रैकेट यूज़ करना है, ठीक है। 1,3 थर्ड ब्रैकेट। अब इस थर्ड ब्रैकेट का मतलब क्या है? क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या है? क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये है कि 1 और 3 इंक्लूडेड है। ऑल्सो 1 और 3 के बीच में जितने इनफाइनाइट नंबर्स है 1.1, 1.1111, जितने भी नंबर्स हैं 1 से 3 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सब भी इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। तो आपको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाई देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि 1 और 3 दोनों ही इंक्लूडेड है, बोथ आर इंक्लूडेड, ओके, इंक्लूडेड है, ओके। 1 और 3 इंक्लूडेड है। ऑल्सो all the numbers between 1 and 3 are also included। तो 1 और 3 तो इंक्लूड है ही, साथ ही साथ 1 और 3 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, अनगिनत नंबर्स हैं, वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब होता है थर्ड ब्रैकेट 1,3, फिर थर्ड ब्रैकेट, फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये ऐसे भी लिखा हो सकता है कि 1 greater equals to x smaller equals to 3, ठीक है। मतलब x कोई भी वैल्यू होगा, x का वैल्यू जो है 1 के बराबर भी है, देखो 1 के बराबर है मतलब 1 के इक्वल है, और 1 से बड़ा है मतलब 1.1, 1 सब बहुत कुछ हो सकता है इसमें, ठीक है। और फिर 3 के बराबर भी है, देखो 3 है, और 3 के वैल्यू से छोटा भी है, मतलब 3 से छोटा मतलब 2.22, ठीक है, वो भी होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये था क्लोज्ड इंटरवल, समझ में आ गया। जैसे कि एक और एग्जांपल दे देता हूँ तुमको, जैसे कि मैंने दिया 2,6 थर्ड ब्रैकेट दे दिया, मतलब क्या, 2 और 6 तो इंक्लूडेड है, 2 और 6 इंक्लूडेड है, साथ ही साथ 2 और 6 के बीच में जितने भी अनगिनत नंबर्स हैं वो भी इंक्लूडेड है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 से ग्रेटर है x, ग्रेटर इक्वल्स टू x एंड स्मॉलर इक्वल्स टू 6, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो थर्ड ब्रैकेट से इनको डिनोट किया जाता है, समझ में आ गया। ये था आपका पहला टाइप ऑफ इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं, और इसको ऐसे लिखा जाता है मेरे भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप में, जो कि है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल होता है कैसा, देखो मज़ा आ जाएगा, देखो, ठीक है, मज़ा आ जाएगा, मज़ा। देखो अब मैंने लिखा सपोज 1,5 कॉमन ब्रैकेट, ठीक है। ओपन इंटरवल को लिखा जाता है कॉमन ब्रैकेट से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 और 5 आर नॉट इंक्लूडेड, बट ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 and 5 आर इंक्लूडेड। क्या समझे? इसमें 1 और 5 इंक्लूडेड नहीं होने वाले हैं। देखो 1 और 5 जो है आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। मैं इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। 1 और 5, राइट, हाँ, ये नॉट इंक्लूडेड है, नॉट इंक्लूडेड। लेकिन बट ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 and 5 आर इंक्लूडेड, ठीक है, हाँ जी। चलो तो फिर इसको कैसे लिखेंगे? इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि x का वैल्यू 1 के बराबर नहीं है लेकिन 1 से बड़ा है, 5 के बराबर नहीं है लेकिन 5 से छोटा है, ठीक है। तो x का वैल्यू
इसमें आपका इक्वल टू साइन और नहीं होगा। तो याद कैसे रखना है कि क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल कब होगा, जब भी देखने को मिलेगा कि इक्वल टू साइन है नीचे, तब बिना कुछ सोचे समझे थर्ड ब्रैकेट लगाओ। अगर इक्वल टू साइन नहीं है तो कॉमन ब्रैकेट लगाओ मेरे भाई। समझ आ गया, ये टेक्निक है, ठीक है। और अच्छा एक और बात अभी याद आ गया, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1,5 फिर उल्टे तरीके से थर्ड ब्रैकेट दिया जाता है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। इसको उल्टे तरीके से थर्ड ब्रैकेट दिया जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। समझे बातों को, समझे। ये देखो मज़ा आ रहा है, हाँ जी भाई मज़ा तो आ रहा है। चलो मज़ा अगर आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल क्या है ये देखते हैं। चलिए आते हैं जाते हैं और सेमी ओपन इंटरवल को पढ़ते हैं। सेमी ओपन या फिर कह सकते हो सेमी क्लोज्ड, मतलब हाफ ओपनड है और हाफ क्लोज्ड है, आधा खुला हुआ आधा बंद, ठीक है। ओके, कैसा होगा? तो बहुत सिंपल है, 1,2 ले लेता हूँ, तो एक में थर्ड ब्रैकेट एक में कॉमन ब्रैकेट, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक में थर्ड ब्रैकेट ऐसा एक में थर्ड ब्रैकेट उल्टा, ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब वही है जो तुम सोच रहे हो, मतलब 1 इज़ इंक्लूडेड बट 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड। लिख देता हूँ इफ़ यू डोंट माइंड। 1 इज़ इंक्लूडेड बिकॉज थर्ड ब्रैकेट है, लेकिन 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि 1 से लेकर 2 के बीच में जितने भी नंबर्स है वो तो इंक्लूडेड है ही, ठीक है। वो तो कॉमन पॉइंट है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। कॉमन पॉइंट सो सब में है, तो मैं और इसको लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको वैसे लिखना है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो, आपको लिखना है कि x का वैल्यू जो है थर्ड ब्रैकेट इक्वल टू लगा दो भाई, ठीक है, इक्वल टू लगा दो, ठीक है। x का वैल्यू 1 से बड़ा और इक्वल, लेकिन 2 से छोटा, लेकिन 2 के बराबर नहीं है। 2 के बराबर होता तो कॉमन ब्रैकेट नहीं देते, थर्ड ब्रैकेट देते, लेकिन कॉमन ब्रैकेट है मतलब इक्वल टू नहीं रहेगा। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है। अच्छा जी, ये है इसका असली फंडा, है ना, इसका असली फंडा ये है। ओके, तो सेमी क्लोज सेमी ओपन डन है। अब आ जाते हैं असली मुद्दे पर, जो कि है यूनिवर्सल सेट। आओ भाई, यूनिवर्सल सेट को पढ़ते हैं, ठीक है। 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा आई गेस ये, ठीक है, बिकॉज मुझे यूनिवर्सल सेट को भी कंप्लीट करवा देना है। यूनिवर्सल सेट, सुपर सेट, पावर सेट, जो भी बोलो। तो इसका डेफिनेशन मैं ऐसे लिखता हूँ, इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट there always remains a set that contains तो आपके लिए मैंने डेफिनेशन लिख दिया है। एक गिवन कॉन्टेक्स्ट में यह हमेशा एक सेट रहता है जिसके अंदर बाकी के सेट होते हैं, मतलब उसी सेट के अंदर जितने भी सेट बाकी के हैं उसी सेट के अंदर वो रहते हैं, ठीक है। मतलब कह सकते हैं इट इज़ सुपर सेट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट। सुपर सेट क्या है बताऊंगा। सच ए सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट और इट इज़ को डिनोट बाय यू। ओके, इसको यू से डिनोट किया जाता है। अब देखो, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, तो देखो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल सेट किया है। मेरे पास एक सेट है, ठीक है, इसको मैं यू ले देता हूँ भाई, इसको मैं गलती से ए दे दिया था इसका नाम, मैं इसको यू लिख देता हूँ तो अच्छा होगा। ओके, ये हमारा है यूनिवर्सल सेट। अब तुम बाकी के सेट को देखो, बाकी के सेट में बी सेट में 1 2 3 4 है, जो कि आपके यूनिवर्सल सेट में ऑलरेडी है 1 2 3 4। फिर बी जो है, अच्छा सी जो है उसमें 2 3 5 6 है, जो कि देखो 2 3 5 6 है, यूनिवर्सल सेट में है। मतलब यूनिवर्सल सेट जो है बाकी सेट को कंटेन कर रहा है, मतलब बाकी सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर
आ रहे होते हैं। ठीक है, अभी डी का देखो 6 7 8 9 12 6 7 8 9 11 6 7 8 9 11, फिर 11 12 13 11 12 13, ठीक है ना। तो वी कैन से दैट यू इज़ द यूनिवर्सल सेट, U is the universal set of all the set, you can say such that is B C D and E। ठीक है, तो हम कह सकते हैं U जो है वो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है B C D का। और ये बात याद रखना कि यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल सेट किया है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा यही होगा, ठीक है, कुछ और भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करेगा, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा इन गिवन कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब एक सिचुएशन, एक यू कैन से एक जगह पर, ठीक है, एक सिचुएशन, एक एनवायरनमेंट जहाँ पर तुमने इसको प्लॉट किया है, इस इंफॉर्मेशन को तुमने प्लॉट किया है, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, फिर वी कैन राइट, अरे सॉरी, U इज़ द यूनिवर्सल सेट ऑफ B C D एंड E, ठीक है भाई, समझ आ गया। हाँ, अब यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया है तो भाई सुपर सेट भी समझ लेते हैं कि सुपर सेट क्या है। सुपर सेट, राइट, सुपर सेट। सुपर सेट का मतलब होगा, जैसे कि मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि B इज़ ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट? Obviously yes. C is also a subset of universal set, obviously true. So I can write B is a subset of universal set, C is also a subset of universal set, D is also a subset of universal set, E is also a subset of universal set. लेकिन अगर मैं कहना चाहूँ कि U is what of set B, तो मैं कहूँगा U is a super set of set B। समझ में आ गया? तो सुपर सेट को लिखने का तरीका होता है ऐसा, मतलब सुपर सेट का मतलब होता है कि B में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो U में है, मतलब यूनिवर्सल सेट में है, इसको कहा जाता है सुपर सेट। ओके, सुपर सेट। जैसे कि मैं लिखूँ U इज़ ए सुपर सेट ऑफ A, सॉरी A नहीं, C या फिर D लिख देता हूँ, ठीक है। तो सुपर सेट का जो साइन है वो कैसा होगा? सुपर सेट का साइन होता है C, उल्टा C और इसमें नीचे एक डैश, ठीक है, इसको कहते हैं सुपर सेट। ये लो भाई, ऐश करो भाई, ठीक है, बल्ले बल्ले हो गया भाई, सुपर सेट भी समझ में आ गया है, फिर इसके बाद यूनिवर्सल सेट भी समझ में आ गया है। तो यूनिवर्सल सेट हम कब कहेंगे? जब कलेक्टिवली हम बहुत सारे सेट्स को एक साथ कहेंगे। जैसे कि अगर मुझे कहना है कि B C D और E, तब मैं कहूँगा यूनिवर्सल सेट। अगर मुझे सिर्फ B के बारे में कहना है तो मैं यूज़ करूँगा सुपर सेट, ठीक है। हाँ, अच्छा, फिर आ जाता है भाई पावर सेट। अब ये पावर सेट क्या है भाई? ये पावर सेट क्या है? कन्फ्यूजन दूर करूँगा, देखो पावर सेट क्या है। पावर सेट डेफिनेशन पढ़ लो, आई नो डेफिनेशन पढ़ के भी आपको एग्जाम्पल ही देना पड़ेगा, ठीक है ना, बिकॉज एग्जाम्पल से और भी क्लियरली समझ में आता है क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है। लेट मैंने ले लिया, लेट एक्स बी ए सेट, ठीक है, एक्स को मान लेते एक सेट है, ठीक है भाई। इसके बाद मैं लिख देता हूँ पावर सेट ऑफ ए इज़ नथिंग बट you can say collection of all subsets of set X, sorry A नहीं होगा, X होगा, ठीक है। Power set of X is nothing but the collection of all the subsets of set X, ठीक है। ओके, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय P ऑफ X, ठीक है, इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ X। ठीक है भाई, ठीक है, समझ आ गया है। पावर सेट मतलब क्या? पावर सेट मतलब
कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट एक्स। एक्स के जितने भी सबसेट्स होंगे उनका कलेक्शन, मतलब उनका भी सेट। ऐसे भी कह सकता हूँ मैं इसको, ऐसे भी कह सकता हूँ कि पावर सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट। अरे भाई कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। अरे कन्फ्यूजन कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान है। देखो, पावर सेट का डेफिनेशन है कि किसी भी सेट का जितने भी सबसेट्स होंगे उनका मैंने सेट कर दिया, उनका मैंने कलेक्शन कर दिया। जैसे कि एग्जाम्पल से देता हूँ समझा। देखो, एग्जाम्पल जब तक नहीं आएगा दिमाग में तब तक कुछ भी समझ में नहीं आता है, आई नो दैट, है ना। चलो भाई एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है, ओके। जैसे कि अच्छा एक्स मान लेता हूँ उसको ना, इसमें है सपोज 2 5 7 कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ 2 5 7 है, ओके। इसके बाद अच्छा रुको 2 5 7 नहीं, 2 5 और इसमें दे देता हूँ मैं, रुको 8 2 5 8, ओके, 2 5 8, ओके। now tell me what are the subsets of x। सबसेट्स ऑफ x क्या क्या होंगे? बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो आपको पता ही है, इस 2 to the power 3 सबसेट्स होंगे, 8 सबसेट्स होंगे। क्या क्या? पहला तो 5, अरे यार ये 5 बनता नहीं मेरे से ठीक से, चलो भाई, अरे यार 5, फिर 2, फिर 5, फिर 8, फिर 2,5, फिर 2,8, फिर 5,8, फिर 2,5,8, ठीक है, वो खुद होगा अपना सबसेट, ओके, ठीक है। तो इस सेट x का सबसेट क्या क्या है ये। अब अगर मैं इन सारे सबसेट को एक सेट में बना दूं, उसी को हम कहते हैं पावर सेट। जैसे कि अगर मैं लिखूं पावर सेट ऑफ x, मतलब p ऑफ x इक्वल्स टू, बस आपको सबसेट्स को सेट में कर देना है तकदीर, मतलब इनके बाहर आपको एक कर्ली ब्रैकेट और लगा देना है। देखो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके समझाता हूँ। देखो कॉपी करता हूँ, इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है, सिंपल। बस आपको करना कुछ नहीं है, बस इसके बाहर एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर, एक और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर, बन गया सेट। सेट बनाते कैसे है भाई? कर्ली ब्रैकेट लगा के सेट बनाना पड़ता है, तो बना दिया बस। तो पावर सेट इज नथिंग बट द सेट ऑफ द सबसेट्स ऑफ ए सेट। एक सेट में जितने भी सबसेट हैं उनको मैंने कलेक्शन कर दिया, वही होगा पावर सेट, ठीक है। हाँ जी भाई, समझ में आ रहा है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात, अगर तुम इनको भी मैं देखूं तो 2 इज ए सबसेट ऑफ x, लेकिन यहाँ पर जो 2 है ये एलिमेंट है पावर सेट का। अरे भाई ये क्या है, ये तो जादू हो गया। देखो देखो देखो, मज़ा आ रहा है कि बताओ? देखो इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो अगर मैं लिखूं कि फाई इज़ ए सबसेट ऑफ, यू कैन से x, ठीक है। फिर यू कैन से 2 इज़ ऑल्सो ए सबसेट ऑफ x, ठीक है। और मैं लिखूँगा 2,5,8 इज़ ए सबसेट ऑफ यू कैन से x, ठीक है। ये प्रॉपर सबसेट है और ये सबसेट है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर फाई एक सबसेट की तरह काम कर रहा है, किसका? x का, सेट x का। लेकिन यही फाई यहाँ पर इस पावर सेट का एलिमेंट की तरह बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो अब मैं लिखना पड़ेगा मुझे ऐसे कि फाई इज बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ से हमें बिलोंग्स टू और सबसेट का एक डिफरेंस देखने को मिल जाता है, ठीक है। फिर मैं लिखूँगा कि सेट 2, ठीक है, ये सेट 2 है, सेट 2 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ x, ठीक है। जहाँ पर पहले सेट 2 क्या था? सबसेट था x का, अभी वही सेट 2 इसका एलिमेंट है,
ठीक है, तो अभी मैं तुमको डिफरेंस दे देता हूँ, बिलोंग्स टू और उसके बीच में डिफरेंस क्या है दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी बता देता हूँ, नहीं तो बाद में भूल जाऊँगा। डिफरेंस बिटवीन सबसेट एंड बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू कब लगता है, सबसेट कब लगता है, अभी आपको मैं मस्त तरीके से समझा देता हूँ। अरे क्या हो गया, चलो भाई ठीक है, देखो देखते जाओ, सीखते जाओ, मज़े उठाते जाओ। देखो सबसेट का सिंबल कैसा होता है, सी ऐसा, ठीक है ना। हाँ अब देखो गौर से। सपोज़ मैंने कहा एक सेट है अपने पास ए, जिसके पास है 1, 2, 3, तो मैं कहूँगा कि 1 के बाद सेट लगाना पड़ता है, तब जाके कहूँगा सेट 1 इज़ ए सबसेट ऑफ ए। लेकिन अगर मैं वही कहता हूँ कि 1 इज़ ए सबसेट ऑफ ए, तब ये गलत हो जाएगा, तब ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। क्यों? बिकॉज 1 क्या है, 1 इज़ एन एलिमेंट, और एलिमेंट के साथ आपका सबसेट वाला साइन नहीं लगता। अगर आपको इसको यहाँ पर सबसेट का साइन लगाना है तो इसको 1 को आपको सेट बनाना पड़ेगा, और सेट बनाने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो याद रखना है, सबसेट कब लगेगा, सबसेट सिर्फ और सिर्फ सेट के साथ लगेगा, बिलोंग्स टू हमेशा एलिमेंट के साथ लगेगा। ठीक है, तो इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ राइट। लेकिन अगर मैं अभी इसको ऐसा कर दूं कि सेट 1 बिलोंग्स टू ए, ये भी गलत हो जाएगा। तो करना क्या पड़ेगा, करना ये है कि सेट 1 इज a subset of A, this is correct, and 1 belongs to set A, it is also correct। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो गया, तो सबसेट हो जाता है यूज्ड फॉर सेट, यूज फॉर सेट ओनली, और बिलोंग्स टू कब यूज होता है, यूज्ड फॉर एलिमेंट्स ओनली। ठीक है भाई, तो एलिमेंट्स के लिए बिलोंग टू और इसके लिए सबसेट। ठीक है, ये भी यूज़ हो सकता है या फिर ये भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया है, मज़ा आ रहा है। हाँ जी, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या है, कब हमें सबसेट यूज़ करना है और कब हमें बिलोंग्स टू यूज़ करना है। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ एक सेट है कुछ ऐसा, ठीक है। अब आपको मुझे कुछ सवालों का जवाब देना है। जवाब ये है, क्वेश्चन ये है, उसका सवाल ये है कि क्या मैं कह सकता हूँ कि सेट 1 इज़ ए सबसेट ऑफ B? क्या मैं कह सकता हूँ 1 बिलोंग्स टू B? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ 2,3 सेट के अंदर सेट 2,3 इज ए सबसेट ऑफ B? क्या मैं कह सकता हूँ 2,3 बिलोंग्स टू B? या फिर मैं कह सकता हूँ सेट ऑफ सेट 2,3 इज ए सबसेट ऑफ B? बताओ कौन सा क्वेश्चन ट्रू है और कौन सा क्वेश्चन फॉल्स। तो आइए चर्चा करते हैं इसको लेकर। तो ये 1 क्या है, एलिमेंट है। अब एलिमेंट को सेट बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट लगा दिया गया है और सेट बन गया है, तो सबसेट हम यूज़ कर सकते हैं, ये ट्रू है, दिस इज़ करेक्ट। 1 क्या है, 1 एक एलिमेंट है, एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू लगता है, ये भी करेक्ट है। 2,3 सेट के अंदर है, तो क्या सबसेट होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर गलती मत करना। 1 कॉमा सेट के अंदर 2,3 ये एज ए एलिमेंट ट्रीट किया जाएगा। इट विल बी ट्रीटेड एज एन एलिमेंट, नॉट एज ए सेट और सबसेट। ठीक है,
इसको सेट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, इसको एक एलिमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो इसको अगर हम एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो इसके साथ सबसेट वाला साइन नहीं लगा पाएंगे। तो इसके साथ लगेगा कौन सा वाला साइन, बिलोंग्स टू वाला साइन। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर इसको हम सेट कैसे बनाएंगे? सेट बनाना कैसा होता है, कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ता है। तो हमें दो कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, ये तो पहले से था, हमें बाहर से एक और लगाना पड़ेगा, तब जाके सिर्फ और सिर्फ हम सबसेट वाला सिंबल यूज़ कर पाएंगे। समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। ठीक है ना, बहुत कुछ हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी कुछ करेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, फिर एग्जाम्पल में हम घुस जाएंगे हमारे एनसीईआरटी के, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन देता हूँ। सपोज कार्डिनल नंबर जो है क्या दूँ 3 दे देता हूँ। एक सेट ए है जिसका कार्डिनल नंबर है 3। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ पावर सेट्स, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। बताओ क्या होगा आंसर। तो ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे बताओ, सोच के बताओ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे अचानक से याद आया मेरे दिमाग में तो मैंने दे दिया। सोच के देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। पावर सेट का मतलब होता है सबसेट का कलेक्शन। तो अगर हम ये निकाल ले कि भाई इस ए सेट का कितना सबसेट है, तो वही वैल्यू आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं आपको पता ही है, नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 to the power 3 लगा दिया 8। तो एक ऐसा सेट ए है जिसके पास 3 एलिमेंट है जिसके पास, तो उसका सबसेट हो जाएगा 8। ठीक है, और उसी 8 सबसेट्स का जो कलेक्शन होता है उसी को हम कहते हैं पावर सेट। तो पावर सेट क्या है, पावर सेट इज नथिंग बट ए सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट्स। ठीक है, मतलब अभी सपोज 5, फिर सपोज 1, फिर सपोज 2। ठीक है, ऐसे करके 8 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, 8 एलिमेंट्स होंगे, इनका एक सेट बना दिया गया है, उसको हम कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। तो इस पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, अब बहुत आसान है, बिकॉज हमें पता है कि सबसेट्स 8 है। ठीक है ना, सबसेट्स 8 है, तो उन्हीं 8 सबसेट्स का ही तो हमने सेट बना दिया है। ठीक है, तो उसी सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, ऑब्वियसली 8 सबसेट्स है तो 8 एलिमेंट्स होंगे, 8 एलिमेंट्स होंगे। सो उस पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने नंबर ऑफ सबसेट्स हैं उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख के रख सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट्स, जिसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n। ठीक है, तो एक पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे ये कैसे निकालेंगे, बस उस सेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट्स हैं वो निकाल लो, जिसका फॉर्मूला है 2 to the power n। ठीक है, ओके, मज़ा आ गया भाई। फर्स्ट चैप्टर था, आई होप आपको मैं इंटरेस्टिंग इसको बना पाया आपके सामने। अब उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में भी आपको मैं ऐसे ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ा पाऊँ और एक्सप्लेन कर पाऊँ चीज़ों को। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, एक फर्स्ट लेक्चर के लिए इतना ही इनफ है। ठीक है, अभी के लिए जितने भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उन सबको एक बार फिर से रिवाइज कर लो, जिससे यू कैन से रिवाइज करने से याद रहेगा कि हमने सेट पढ़ा था, सेट क्या होता है, मेथड्स क्या क्या होते हैं सेट को लिखने का, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, एक सेट के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं और ऑर्डर मैटर नहीं करता, और हर एक ऑब्जेक्ट को एक सेट के अंदर इसको कहते हैं एलिमेंट। कार्डिनल नंबर क्या होता है सेट का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होता है। इसके बाद हमने देखा एम्प्टी सेट क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है। सिंगलटन मतलब एटलीस्ट वन, ओनली वन एलिमेंट विल बी देयर, और नॉन एम्प्टी सेट मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट विल बी देयर।
और एम्प्टी सेट मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, जिसको फाई कहते हैं। इसके बाद फाइनाइट मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड होंगे। कुछ एग्जांपल्स दे दिया गया है मैंने इनफाइनाइट सेट्स के। फिर इक्वल सेट मतलब सेम एलिमेंट्स हुए तो इक्वल सेट, और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम हुआ तो इक्विवेलेंट सेट, मतलब कार्डिनल नंबर अगर सेम हुआ तो इक्विवेलेंट सेट। इसके बाद सबसेट मतलब अगर एक सेट के एलिमेंट्स बाकी उस और एक सेट के एलिमेंट्स में प्रेजेंट हो तो हम कहते हैं कि सबसेट है। और इसके बाद यूनिवर्सल सेट, अच्छा सबसेट निकालने का फॉर्मूला 2n, ठीक है। फिर प्रॉपर सबसेट मतलब खुद को छोड़कर जितने भी सबसेट्स होंगे जिसका फॉर्मूला है 2n-1, इसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। इसका सिंबल होता है ऐसा, और सबसेट का सिंबल होता है सी के नीचे एक डैश। इसके बाद इंटरवल्स हमने देखा था, ओपन होता है, क्लोज होता है, सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड होता है। फिर यूनिवर्सल सेट होता है, सुपर सेट होता है, पावर सेट होता है, और हमारा यहाँ पर डिफरेंस होता है, सबसेट और बिलोंग्स टू का भी यूज होता है। और यहाँ पर हमारा हो जाता है आज का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।